डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकंड सेम हिस्ट्री लेसन 9th वीडियो 3rd दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक एवं जो राजनीतिक संस्थाएं थी और शासकीय वर्ग है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके संबंध में हमने अब तक 5 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम 6ठा जो भाग है वो देखने वाले हैं। उसमें हमने जो पढ़ा है वो केंद्रीय शासन, प्रांत स्थानीय शासन और आपका न्याय और पुलिस गुप्तचर। 6ठा बिंदु आज का है आपका राजस्व व्यवस्था। आज इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। आपको पता है कि आय का प्रमुख स्रोत जो है राजस्व ही है। तो सभी शासकों ने जो दिल्ली सल्तनत के मुख्य शासक रहे उन्होंने इसके लिए उचित प्रबंध किए। 2 प्रकार के कर थे। पहला कर जो था वो था सामान्य कर, और इसमें भी भूमि कर सबसे इम्पोर्टेंट होता था। तो भूमि के स्वरूप के अनुसार भू राजस्व की मात्रा जो है निश्चित की जाती थी। भूमि को 4 भागों में इस काल में बांटा गया था। 4 भागों में कैसे बांटा गया था? पदाधिकारियों की भूमि, जो पदाधिकारी थे। दान में दी गई भूमि दूसरी। तीसरी खालिसा, खालिसा मतलब सरकारी, वेरी इंपॉर्टेंट, सरकारी भूमि को क्या बोलते थे? खालिसा। और चौथी जो भूमि है आपकी वो है अधीनस्थ हिंदू राजा या मुस्लिम सामंतों की भूमि। कुल मिलाकर अधीनस्थों की भूमि, जो इनके अंदर काम करते थे उनकी भूमि। इन सभी प्रकार की जो भूमि थी इनसे राजस्व जो वसूलने का जो तरीका था वो अलग अलग ढंग था। खालिसा भूमि की जो आय होती थी, खालिसा भूमि से जो आय होती थी वो सारी सरकारी खजाने में जाती थी सीधी। गैर मुस्लिमों के अधिकार क्षेत्र में भूमि से लिया जाने वाला, गैर मुस्लिमों से जो भूमि कर लिया जाता था उसको क्या बोलते थे? खिराज। क्या बोलते थे? खिराज। अलग अलग दर रही, आमतौर पर 1/2 से 1/10 तक। काफ़ी वेरिएंट था, अलग अलग शासक भी, बहुत सारे शासक आए। और मुस्लिम जहाँ अधिकार था, मुस्लिम अधिकार कर में भेदभाव थे मुस्लिम लोगों के साथ, तो उनसे 1/5 से 1/6 लिया जाता था। दान में दी गई जो भूमि थी वो मदद ए मास कहलाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर कर नहीं लगता था। दान में दे ही दी तो कर भी नहीं लगेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दान के रूप में नगद धन देने की परंपरा शुरू की। ऐसी भूमि को खालिसा में शामिल कर दिया गया। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारित करने की 2 प्रथाएं थी। 2 प्रथाएं प्रचलित थी भू राजस्व निर्धारित करने की। पहली थी बटाई। बटाई के बारे में पढ़ेंगे हम। बटाई प्रथा में किसानों से फसल का बंटवारा 3 प्रकार से करते थे। पहला था खेत बटाई, खेत में खड़ी फसल का बंटवारा करते थे। दूसरा था लंक बटाई, लंक में फसल कटने के बाद जो है तय होता था। और रास बटाई होता था खलियान में क्यार। रास होता था खलियान में क्यार भूमि का। मसाहत प्रथा जो होती थी, एक भूमि का नाप करके, नाप की कितने एकड़ है, कितना जो भी उसका नाप है, कृषक से एक समझौता कर दिया जाता था लगान के लिए। राजस्व व्यवस्था की देखरेख के लिए जो है ना हमने पढ़ा था दीवाने वजारत, यही सारा काम देखता था। और भी सहायक कर्मचारी होते थे। लगान वसूली में आमील, पटवारी, चौधरी, खुद मुकदम, कानून को सभी इत्यादि। सरकार सिंचाई इत्यादि में सहायता करती थी। इसके ऊपर अतिरिक्त कर लगता था।
अगर सिंचाई व्यवस्था दे रही है तो सरकार उससे ऊपर सिंचाई के लिए अलग कर लेती थी। दोषपूर्ण जो पहलू था वो था इसका भ्रष्टाचार। जो कर इकट्ठा हुआ, कर अपने पास अधिकारी रख लेते थे, कई बार सरकार तक वो नहीं देते थे। जो सामान्य कर थे अलग से जो कर इसके अलावा बच गए वो थे गृह कर, चरागाह कर, व्यापार और उद्योगों पर कर, परंतु ये काफ़ी कम थे। सबसे मेन कर तो आपका लगान ही था। और खमस का था लूट। लूट का जो माल होता था उसमें राज्य की आय भी होती थी, राज्य का हिस्सा होता था, उसको खम्स बोलते थे। और धार्मिक करों में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के कर थे, एक ज़कात और एक जजिया। ज़कात जो है मुस्लिमों से लिया जाता था, और जजिया के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जो ज़कात था वो 2.5% था। ये मुस्लिमों का जो कल्याण था, इनके विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, इन पे खर्च होता था। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ब्राह्मण संतों, अपंगों, स्त्रियों से नहीं लिया जाता था। फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों को बाध्य किया था। उनका मानना था कि ये सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। उसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो है आपका सैनिक शासन प्रबंध। 7वां जो बिंदु है वो है सैनिक शासन प्रबंध। सुरक्षा भी करनी थी, विस्तार भी करना था, बाह्य आक्रमण भी हो रहे थे, आंतरिक विद्रोह भी हो रहे थे। इन सब से के लिए जरूरी क्या था? एक अच्छी सेना होना अनिवार्य था, बहुत ज़रूरी था। साम्राज्य के लिए ये काम होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। तो अंत तक जो है चुनौतियों में उलझा रहा। सुल्तान इस तरफ ध्यान दे भी पाए, नहीं भी दे पाए। कुल मिलाकर दिया ध्यान तो उसमें दशमलव पद्धति को इन्होंने गठन किया। दशमलव प्रणाली थी एक, दशमलव प्रणाली को भी समझेंगे। 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक केंद्रीय सेना होती थी, सवार ए कतब। सवार ए कतब जो है केंद्रीय होती थी, और जो आपकी प्रांतीय होती थी उसको बोलते थे हस्म ए अतरफ। ये 2 अंक में आ सकता है, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें कि क्या होता है, आपके छोटे क्वेश्चनों में मिले ना मिले। शाही जो घुड़सवारी सेना होती थी उसको बोलते थे सवार ए कलब। क्या बोलते थे? सवार ए कलब। अस्थायी सेना भी तैयार की जाती थी जैसे जैसे आवश्यकता होती थी। घुड़सवार, हाथी सब होते थे। अश्वों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। अरबी घोड़े आयात किए जाते थे, मंगवाए जाते थे। प्रमुख हमने पढ़ा था दीवाने अर्ज होता था, पूरा मंत्रालय उसका होता था। नियुक्ति, वेतन, पद, सारा काम भर्ती इसके जिम्मे होता था। प्रशिक्षण भी, सैनिकों के योजना, युद्ध की योजना है, संबंधी नीतियां हैं, युद्ध करना है, संधि करनी है, सारे काम उसके जिम्मे होते थे। शासक के प्रति वो जवाबदेह था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी काम कर लेगा और उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा। दीवान अर्ज के लिए जो है सेना के उच्चतम अधिकारी होते थे जिनकी नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता था। ये अधिकारी खान कहलाते थे। उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? खान। एक खान के अधीन 10 मलिक होते थे। एक मलिक के अधीन फिर 10 अमीर होते थे, और एक अमीर के अधीन 10 सिपह सलार, एक सिपह सलार के अंदर 10 सरखेल, और एक सरखेल के अधीन 10 अश्वारोही होते थे। तो ये एक टेबल बनती है, इसको आप देख लेना, किताब से पढ़ लेना, रेफरेंस बुक से भी आपको मिल जाएगी। हालांकि मोहम्मद तुगलक ने ये व्यवस्था की थी, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं चल पाई इस तरह की व्यवस्था। फिर से वही व्यवस्था बाद के शासनों में अपना ली। वेतन और सुविधाएं मिलती थी, पर्याप्त कोशिश की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विशेष ध्यान रखा। फिरोज तुगलक के शासन में ये कमजोर पड़ने लगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के सामरिक महत्व के केंद्रीय शाही आवास तथा विशेष सैनिक शिविरों में रखा जाता था। अलाउद्दीन के हमने सेना संबंधी सेना के लिए उसने विशेष आर्थिक सुधार किए थे, आपको ध्यान होगा, पढ़ा होगा है। तो कोतवाल व मुफरीद को इसने किलों की सुरक्षा की जो है जिम्मेवारी
सौंप दिया। घोड़ों को दागने, हुलिया लिखने सैनिक का, ये परंपरा भी अलाउद्दीन के काल में चली। तो इस सारे से जो है क्या है, इन सारे उपबंधों से सेना जो है वो श्रेष्ठ बनती गई। फिरोज ने नगद वेतन की बजाय जागीर देना शुरू कर दिया। इससे सैनिक का ध्यान खेती की ओर जाने लगा और वो सैन्य व्यवस्था में पिछड़ने लगा। खलजी सुल्तानों ने तो जल बेड़े को भी महत्व दिया सेना में। मुखिया को जो है, जल सेना का जो मुखिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर ए पहर उसको कहते थे। किलों को भेदने के उपकरण भी बनाए गए। बारूद का प्रयोग दक्षिण भारत में कहीं कहीं प्रचलन में आ गया था, लेकिन बाबर द्वारा यहाँ पर ये 1526 में किया गया। तो सल्तनत काल में तो नहीं आएगा ये। तो बलबन व अलाउद्दीन खिलजी सेना अनुशासन थी, बाकियों में स्थिति भिन्न भिन्न रही। इब्राहिम लोदी काल तक सैनिक टुकड़ी मात्र लोगों का जमघट रह गई थी। इब्राहिम लोदी ने रात को युद्ध इसलिए लड़ना स्वीकार नहीं किया था, कहीं उसके सैनिक शत्रुओं से मिलकर उसके लिए घातक न बन जाए। तो ये हमने व्यवस्था पढ़ी विशेष रूप से सैनिक, इसमें आपने देख लिया सैनिक शासन में कई चीज़ें हमने पढ़ी। दीवाने अर्ज था, तुगलक की व्यवस्था थी, अलाउद्दीन के सुधार थे, दशमलव प्रणाली थी, इसी तरह से मसात होनी, रास, लक, खेत बटाई, चरागा, अन्य कर, धार्मिक कर, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में विशेष रूप से अभी तक पढ़ी है। उसके बाद फिर आता आपका सल्तनत कालीन, जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं उसी में सारा लेसन है ये। शासकीय वर्ग, शासकीय वर्ग में कौन कौन था शासन करने में? तो सुल्तान, अभी हम पढ़ के आए थे, सुल्तान और उसका परिवार। पहले सुल्तान को पढ़ते हैं। तो सल्तनत काल में राज्य में दो प्रकार के संप्रभु थे, एक नामात्र का या वैधानिक, या जबकि दूसरा वैधानिक। इन दोनों में भारतीय सुल्तान अपने को खलीफा का नायब अवश्य मानते थे। हमने पढ़ा था ना, खलीफा कैसे वो मान्यता प्राप्त करने के लिए खलीफा या नायब बनते थे। लेकिन यह मात्र वो औपचारिक प्रदर्शन करते थे दिखावे के लिए, जबकि वो प्रदर्शनात्मक था। सत्ता के सारे अधिकार वो प्रयोग करते थे। खलीफा को भारतीय प्रशासन के बारे में लेश मात्र का ज्ञान नहीं था, न ही वो हस्तक्षेप करता था। खलीफा को सम्मान मिलता था। और इससे शासकों को क्या मिलती थी? वैधानिक मान्यता। ये शासक के बारे में थी। तो उसका जो प्रतिष्ठा और पहचान, सम्मान जो है शासक का, वो स्थापित किया जाता है ताकि उसकी वैधानिकता को, उसकी सर्वश्रेष्ठता को कोई चुनौती न दे सके। जबकि कमज़ोर जो शासक आए तो उन्होंने अपनी जो कार्यप्रणाली थी या फिर उनकी अयोग्यता थी, उसके कारण से चुनौती भी मिली, सल्तनत को नुकसान हुआ। उनकी शक्ति का जो प्रयोग है वो उस समय में कमज़ोरों, जब शासक होते थे तो प्रयोग अमीरों द्वारा होता था। इसी तरह से विभिन्न शासकों की स्थिति उनके राजतों के सिद्धांत से, राजतों का सिद्धांत भी हम पढ़ के आए थे, उससे स्पष्ट होती है कि उनको अधिकार देवीय प्राप्त हैं। तो इस सिद्धांत का विशेष महत्व था और वो सम्मान को और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित भी समय समय पर करता था। फिर आता है सुल्तान के सलाहकार व दरबार। सलाहकार व दरबार, इसके बारे में भी आप मोटा मोटा तो पढ़ ही आए हैं। तो प्रशासन अकेले नहीं चलाता था, दीवाने अर्ज था, वजीर था, आपका रसालत थी, दीवाने रसालत, इंसा था, दीवाने इंसा, ये सारे विभाग आप पढ़ के आए थे कि ये मुख्य थे। लेकिन ये मात्र सलाहकार थे। ये जब ही प्रमुख हुए जब शासक कमजोर था। जब इन्होंने योजना बनाकर तो बेशक दबाव बना पाए हो, दबाव भी बनाया इन लोगों ने,
दरबार का वर्णन तत्कालीन दरबार में उसकी व्यवस्था से दो पक्षों का ज्ञान होता है। राजपद का जो गौरव कैसा था और शासन की वास्तविक स्थिति कैसी थी। इस चीज का ज्ञान हमें मिलता है। सल्तनत काल में दरबार को क्या कहा जाता था? दारे सर्रा। जैसी प्राचीन काल में भारतीय शासकों की स्थिति थी, वैसी ही इस बारे में इनकी भी थी। कुछ विभिन्न द्वारों से होकर मुख्य सभा स्थल की ओर जाया जाता था। मुख्य सभा स्थल होता था। दरबार में जो भी है नियम होते थे, नियम के अनुरूप जो है दरबार का काम चलता था। दरबार में सचिव की भांति कार्य करने वाले अधिकारी होते थे। वो विवरण, प्रत्येक कार्य का विवरण लिखते थे। नमाज के बाद तथा सायंकालीन से नमाज से पहले का दरबार का जो समय होता था, मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखा जाता था। नजराने का भी विशेष दरबार में महत्व था। नजराने लेकर आते थे। किसी व्यक्ति के लिए जो शासक से मिलता था उपहार देना कुछ ना कुछ जरूरी होता था। अमीर वर्ग और सामान्य जन, राज परिवार के सदस्य, सबके लिए दरबार में मिलने के, बैठने के अलग अलग नियम थे। ईरानी प्रथाओं को विशेष महत्व बलबन के द्वारा दिलवाया गया। सिजदा, पाबोस और बलबन ने इस दरबार की प्रतिष्ठा के लिए कई काम किए। जबकि अफगानों की दरबार व्यवस्था पूर्ववर्ती जितने वंश थे उनसे अलग थी। शिष्टाचार में बदलाव आ गया। तो ये सारा है। फिर आता है आपकी सुल्तान की जीवन शैली। सुल्तान की जीवन शैली प्रारंभिक तुरक्तो जो थे आपके प्रारंभिक, वो पद व गरिमा के अनुरूप आचरण अवश्य करते थे। गरिमा का आचरण अवश्य करते थे, लेकिन अपने सहयोगी से दूर नहीं होते थे। जबकि बलबन शान और शौकत को बहुत महत्व देता था। खलजी तुगलक भी गरिमापूर्ण जीवन जीते थे, अपव्यय नहीं था। अफगान भी आपने देखा कि कितने सरल व सादे थे। व्यक्तिगत खर्च बहुत कम था इनका। रेशमी जरी के वस्त्र पहनते थे, सोना चांदी का प्रयोग करते थे। दिनचर्या भी इनकी अलग तरह की होती थी। काफ़ी व्यस्त दिनचर्या थी इनकी शासकों की। दरबारी गतिविधियों में काफ़ी समय लगता था। क्योंकि कुछ ऐसे शासक भी रहे जिन्होंने विलासिता नशा जुआ में जीवन गुजारा। तो दरबार में काफ़ी जो है इनका समय लग जाता था नमाज से पहले, और शाम की नमाज का भी इनका जो है समय उससे दरबार को वो देखते थे। जांच पड़ताल करते थे, न्याय करते थे, सेना का प्रशिक्षण करते थे, निरीक्षण करते थे। इन सब कामों में इनका समय लगता था। सायंकालीन समय में उलेमा वर्ग से भेंट होती थी। रात्रि भोज के उपरांत समय जो है हरम में बीतता था। हरम में ऐश्वर्याम होता था। 100% ये लागू नहीं थी, न ही, लेकिन अधिकतर जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों में ये उल्लेख मिलता है कि इस प्रकार की उनकी दिनचर्या थी। उसके बाद आता है सुल्तान पर नियंत्रण। नियंत्रण में क्या था? अंकुश तो था नहीं वैसे तो, लेकिन कुछ नियंत्रण थे। एक तो प्रजा का जो व्यक्तिगत जीवन था, और जो कानून में हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकता था। दूसरा, सुल्तान सामाजिक व्यवस्था, परंपरा, रीति रिवाजों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। चाहे उसे कुछ राय पसंद हो या ना हो, क्योंकि उसे जन विद्रोह होने की आशंका रहती थी कि अगर वो ऐसे रोकेगा तो दिक्कत आएगी। धर्म का प्रभाव काफ़ी अधिक था।
तो उस प्रभाव अधिक होने के कारण से यदि वह अपने धर्म से बाहर आचरण करता या लागू करता तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती थी। इस कारण से वो इन चीज़ों से डरता था। गैर इस्लामिक परंपरा व धार्मिक मान्यताओं को नहीं बदल सकता था। इस तरह से उस पर अपने प्रजा व धर्म का दबाव था। अमीरों का समर्थन आवश्यक था। इन अमीरों के दबाव में भी वो रहता था। जब किसी शासक ने उन्हें आवश्यकता से अधिक दबाव में लाने की कोशिश की तो उनको नुकसान ही उठाना पड़ा, दबाव ज़्यादा काम नहीं आया। पांचवा जो बिंदु है वो था सार्वजनिक अधिकारी यदि सुल्तान को अपना सहयोग नहीं देते तो व्यवस्था काम नहीं चल सकती थी। तो इन कर्मचारियों का सहयोग भी उसके लिए ज़रूरी था अगर व्यवस्था उसको ठीक से चलानी थी। तो इनका विशेष महत्व उनको भी देता था। बहुसंख्यक प्रजा के हितों का ध्यान भी उसको रखना जरूरी था। मुस्लिमों की संख्या कम थी। इस कम संख्या के सहारे बहुसंख्यक वर्गों को नियंत्रण में रखना काफी कठिन था। दिल्ली सल्तनत में उलेमा वर्ग सत्ता पर विशेष प्रभाव रखता था क्योंकि राज्य इस्लामिक था। कानूनों की व्याख्या भी उनके ऊपर निर्भर थी। तो शासक के लिए असंभव था कि उनके महत्व को नकार दे। ये शासक के बस की बात नहीं थी। उसके बाद आठवां बिंदु जो है मुस्लिम योद्धा भी शासक पर दबाव बनाकर काम लेते थे। अमीर वर्ग का व्यवहार भी उसके पर दबाव डालता था क्योंकि वो ही उसको बार बार गद्दी पर शासकों को बिठाने और उतारने का क्रम उनका रहा था। उसके बाद आपका जो मुख्य बिंदु है इस वीडियो में वो है सुल्तान के परिवार की भूमिका। सुल्तान के परिवार की भूमिका। तो परिवार का भी काफ़ी प्रभाव रहता था। मुख्य पद उनको दिए जाते थे। पुत्रों व हरम की जो महिलाएं होती थी उनकी विशेष भूमिका होती थी। शासक कोई भी निर्णय लेता तो निर्णय से पहले इनको विश्वास में लेता था, पुत्रों को भी और इन महिलाओं को भी लेना पड़ता था। निजी दास भी, जो गुलाम थे, निजी दास भी इनके परिवार का हिस्सा माने जाते थे। शासक के आवास में महिला खर्च, व्यक्तिगत खर्च प्राय परिवार की भावना के अनुरूप हुआ करता था। परिवार में विखंडन व तालमेल के अभाव में षड्यंत्र हो जाते थे। विखंडन या तालमेल की कमी से षड्यंत्रों का भय रहता था। बलबन को छोड़कर लगभग सभी सुल्तानों ने अपने बच्चों को विकास के लिए स्वच्छंद वातावरण दिया। तो स्वच्छंद वातावरण जो है परिवारों में आमतौर पर रहता था। बच्चों का विकास जो स्वच्छंद वातावरण में ही होता था। उनको शासन संबंधी अनुभव देना भी कर्तव्य था। शासक का कर्तव्य था उनको ऐसा अनुभव दिया जाए कि वो आगे राज्य संभाल सकें। इसके अतिरिक्त बलबन ने आवश्यकता से अधिक अपने परिवार के सदस्यों पर अंकुश लगाए, जिसके कारण वो जब जैसे ही मृत्यु हो गई तो उसके बाद परिवार के सदस्य मुक्त हो गए और विलासिता का जीवन व्यतीत किया। मानववादी मूल्यों का आदर नहीं किया उन लोगों ने। तो ये एक अहम पक्ष था परिवार का भी, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। सल्तनत कालीन, हमने शासकीय वर्ग भी पढ़ना है ना, तो उसमें सुल्तान, सलाहकार दरबार, जीवन शैली, सुल्तान पर नियंत्रण और फिर सुल्तान का परिवार, इन्हें 5 बिंदु आ गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग और आपका फिर वो कुलीन वर्ग में अमीर वर्ग भी आ गया और अमीर वर्ग की राजनीति, अमीरों की समाज में स्थिति, अमीरों के बारे में हमने विशेष रूप से पढ़ना है। अमीर के बाद उलेमा वर्ग इसमें मुख्य आता है
उलेमा वर्ग के काम धाम जो भी है दिनचर्या, और शासक और उलेमा के संबंध, और फिर सल्तनत कालीन साम्राज्य। ये इस पाठ का विषय है।